नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड स्प्रेडिंग और ये है कॉल माइंड रेगुलेशन 2017 का चैप्टर 1 का वीडियो 3। ये तीसरा पार्ट है वीडियो का। तो फर्स्ट में हम कॉल माइंड रेगुलेशन का जो रेगुलेशन 1 है उसका डिस्कस किया था और कुछ डेफिनेशन को डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में भी हमने कुछ डेफिनेशन को देखा था और थर्ड वीडियो आज इसमें हम आगे उसके बाद के डेफिनेशन को देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे डेफिनेशन। तो हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्लोसिव तक का शायद डिस्कस किया था कि एक्सप्लोसिव क्या है, ये डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो 9 पे बने रहे, देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लोसिव के बाद फेस। फेस क्या है, फेस के बारे में जानेंगे कि फेस क्या होता है। तो फेस अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड है। ओपन कास्ट में भी फेस होता है, लेकिन ओपन कास्ट में बेंच बोला जाता है, बेंच फेस बोला जाता है। लेकिन ये जो फेस है ये ज़्यादातर अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड है। तो चलिए फेस के बारे में देखते हैं कि फेस क्या है। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवेज और ड्रिफ्ट। तो फेस का ये डिफिनेशन है कि फेस। तो अब हम इसका एनालाइज करेंगे। फेस मीन्स मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, किसी भी वर्किंग प्लेस का मूविंग फ्रंट। मूविंग फ्रंट अंडरग्राउंड माइंस में जो वर्किंग प्लेस है उसका मूविंग फ्रंट, जो आगे बढ़ता हुआ हिस्सा है, उसको फेस कहेंगे। मान लीजिए कि ये गैलरी चल रही है, गैलरी बोने, रोडवे बोने, जो भी बोने, और ये जो फ्रंट है इसका, ये फ्रंट मूव कर रहा है। आज यहाँ है, फिर ब्लास्टिंग होने के बाद या कॉल कटिंग होने के बाद ये मूव करके आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर एक दिन के बाद फिर ये आगे बढ़ गया। तो इस तरह तरह करके ये फ्रंट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। तो ये जो मूविंग फ्रंट है इसी को हम फेस कहते हैं। तो ये मूविंग फ्रंट है किसी भी वर्किंग प्लेस का, तो ये फेस होता है। और दूसरा क्या डिफिनेशन है, और या तो फिर इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, किसी भी गैलरी का, मान लीजिए ये गैलरी है उसका इन बाय एंड, तो इसका जो इन बाय एंड है, अंदर का जो अथी है, वो होगा फेस कहलाएगा। तो किसी भी गैलरी का, रोडवे का या तो फिर ड्रिफ्ट का, ये सब का जो इन बाय एंड होगा वो फेस कहलाएगा। तो ये था फेस का डिफिनेशन। और फेस में क्या जानकारी मिला वो हम पूरी तरह से देखनी है। तो मूविंग फ्रंट है किसी वर्किंग प्लेस का, या इन बाय एंड है किसी गैलरी का, रोडवे का या ड्रिफ्ट का, तो ये फेस है। अब आगे देखते हैं आगे का जो डिफिनेशन है। आगे का डिफिनेशन है फायरी सिम। फायरी सिम क्या होता है, पहले जो डिफिनेशन दिया है उसको देखते हैं। फायरी सिम मीन्स ए सिम इन विच ए फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट इन द वर्किंग below ground and in open cast working neighing within the precinct of a mines। तो ये हुआ उसका डिफिनेशन। तो फायरी सिम क्या होता है, मीन देखेंगे कि फायरी सिम क्या है। फायरी सिम का मतलब हो गया, फायरी सिम का मतलब हो गया मीन्स ए सिम, एक सिम इन विच ए फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट, जिसमें फायर हो या तो फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिट हो, यानी कि जिसमें फायर हो, आग लगा हुआ हो, या तो फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा हो। एक वैसा सिम जिसमें आग लगा हुआ हो, फायर हो या तो फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो। ठीक है। इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड, किसी भी अंडरग्राउंड वर्किंग में, वर्किंग बिलो ग्राउंड में, और इन ओपन कास्ट, तो ओपन कास्ट वर्किंग में, अंडरग्राउंड वर्किंग हो या ओपन कास्ट वर्किंग हो, किसी तरह की वर्किंग हो, तो उस वर्किंग में अगर कोई सिम है जिसमें आग लगा हुआ है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो उसको हम फायरी सिम कहेंगे। तो ये है। तो इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग नेइंग विद इन द प्रिसिंक्ट ऑफ द माइंस, यानी माइंस परिसर के अंदर, माइंस बाउंड्री के अंदर। मान लीजिए ये माइंस का बाउंड्री है, अब बाहर में आग लगा हुआ है तो उसको हम फायरी सिम, वही सिम अगर बाहर चला गया है, ये सिम है जो बाहर चला गया लेकिन यहाँ आग लगा हुआ है, तो इसको हम नहीं मानेंगे।
सीम माइंस का बाउंड्री के अंदर, ये माइंस का बाउंड्री यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर माइंस का ये सीम है और माइंस का बाउंड्री के अंदर अगर ओपन कास्ट चल रहा है या तो फिर अंडरग्राउंड चल रहा है, किसी तरह का भी वर्किंग चल रहा है, अगर बाउंड्री के अंदर अगर उस वर्किंग में अगर आग लगा हुआ है या तो फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको फायरी सीम कहेंगे। ये अंडरग्राउंड सीम भी हो सकता है, ओपन कास्ट सीम भी हो सकता है। तो अगर आग लगा हुआ है तो भी वो फायरी सीम है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो भी वो फायरी सीम है। चलिए आगे का डेफिनेशन देखते हैं। आगे है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये देखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर्स मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स। तो ये है रहा हमारा फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन। अब एक एक करके इसका चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल ईयर्स का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल ईयर्स का मतलब बताया जा रहा है ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर्स का जो पीरियड होता है वो कितने मंथ का होता है? 12 मंथ, 12 महीना का पीरियड होता है। ठीक है, एक साल उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एक साल का होता है, 12 महीने का। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट डे से ये स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 1 अप्रैल से, फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर। यानी कि अगर इस साल का हम फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है, और अगले साल का जो 31 मार्च है, यानी 31 मार्च है, लास्ट डे ऑफ मार्च, लास्ट डे मार्च का जो लास्ट डे है वो क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो इस साल का 1 अप्रैल से और अगले साल का लास्ट डे ऑफ मार्च, यानी कि 31 मार्च तक का जो समय होगा वो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर से बहुत दो तीन क्वेश्चन निकल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर कितना महीना का पीरियड होता है। ये पीरियड है 12 मंथ का, यानी 12 महीना का समय होता है। और स्टार्ट कब होता है? अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट कब होता है, 1 जनवरी में, 1 फरवरी में, 1 मार्च से, 1 दिसंबर से, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 मार्च से, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। और ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब को काउंट किया जाता है? 1 डे ऑफ अप्रैल से लेकर लास्ट डे ऑफ मार्च। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लास्ट मार्च, यानी 31 मार्च का जो समय होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ये अप्रैल जो चल रहा है इस साल का अप्रैल और अगले साल का मार्च, ये ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स, ये याद रखिएगा। ये मार्च में अगर लिख देगा प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, तो वो नहीं होगा। इस अप्रैल से अगले साल का मार्च, यानी आने वाला साल का जो मार्च होगा वही होगा फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर का हो गया। अब हम देखेंगे आगे का डेफिनेशन। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या है वो देखेंगे। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या होता है? फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या है कि फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर द सेंटर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2010। तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर का मीनिंग क्या है? ये डेफिनेशन को उस डेफिनेशन से जोड़ दिया गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 से जोड़ दिया गया। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर हैव सेम मीनिंग है जिसको एज डिफाइन, जो कि डिफाइन किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 में जो डिफाइन किया गया है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर को, वही है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर का डेफिनेशन कोल माइन रेगुलेशन 2017 में भी। तो उसी को ये भी मानता है। तो इसका डेफिनेशन उसी डेफिनेशन से जोड़ दिया गया है जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 में है। अब आगे देखते हैं। आगे आ गया फॉर्म, कि फॉर्म क्या होता है। अब फॉर्म क्या होगा ये देखेंगे।
फॉर्म मीन्स ए फॉर्म एज मे बी specified by an order or instruction by the चीफ इंस्पेक्टर। तो फॉर्म क्या है? फॉर्म मीन्स, फॉर्म का मतलब एक ऐसा फॉर्म है जिसको स्पेसिफाई किया है ऑर्डर के द्वारा या इंस्ट्रक्शन के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर ने, यानी चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा स्पेसिफाई किया गया फॉर्म को ही फॉर्म माना जाएगा अंडर दिस रेगुलेशन। तो इस रेगुलेशन में यानी कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 में फॉर्म क्या है? फॉर्म वह है जिसको चीफ इंस्पेक्टर जिसको स्पेसिफाई करता है ऑर्डर दे के और इंस्ट्रक्शन दे के, जिस फॉर्म को जिस फॉर्म को स्पेसिफाई करेगा, जैसे कि रिटर्न फॉर्म है, प्रोडक्शन, ये कोई भी चीज़ का फॉर्म है, जो भी नोटिस भेजा जाता है वो फॉर्म में भेजा जाता है। तो वो फॉर्म को कौन स्पेसिफाई करता है? चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करता है। चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है कि किस फॉर्म में भेजना है नोटिस, किस फॉर्म में भेजना है रिटर्न। तो ये सब चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करता है। तो फॉर्म का डिफिनेशन यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर के साथ जोड़ा गया है कि चीफ इंस्पेक्टर जो स्पेसिफाई करेगा जिस फॉर्म को, वही फॉर्म है। तो चलिए अब आगे का डिफिनेशन देखते हैं। आगे का डिफिनेशन है गैस। तो गैस क्या है ये देखेंगे। गैस तो गैस में इंक्लूड है फ्यूम और वाइपर, यानी कि गैस क्या है? गैस में फ्यूम और वाइपर ये दोनों मिलके गैस बना हुआ है। अगर फ्यूम है, फ्यूम यानी कि धुआं, अगर धुआं है तो उसको भी गैस माना जाएगा। वाइपर है, वाइपर यानी जलवाष्प है, तो उसको भी गैस माना जाएगा। तो फ्यूम धुआं है, जलवाष्प है, इसको भी गैस माना जाएगा। गैस तो गैस है ही, इसमें और क्या क्या इंक्लूड है? फ्यूम है वो भी गैस माना जाएगा, और वेपर है वो भी गैस माना जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, लिख देगा कि व्हाट इज गैस, गैस क्या है। एक तरफ से आपका ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, फ्यूम, वेपर, फिर लिख देगा बोथ, दोनों, या तो फिर लिख देगा नन ऑफ दीज, ये सब ये लिख देगा नन ऑफ दीज। तो फ्यूम गैस है, वेपर गैस है, दोनों गैस है, या तो फिर इनमें से कोई गैस नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ, यानी कि इसमें दोनों गैस है, फ्यूम और वेपर, ये दोनों गैस है। कोल माइन डेफिनेशन के अनुसार फ्यूम और वेपर को भी गैस माना गया है। तो चलिए आगे डिफिनेशन को देखते हैं। आगे का डिफिनेशन है गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री। देखिए कोल अंडरग्राउंड माइंस में जो सीम होता है, कॉल सिम होता है, उसको गैस के अनुसार से 3 डिग्री में बांटा जाता है, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक गैसी सिम ऑफ 5 डिग्री होता है जिसमें गैस ना निकले या तो फिर गैस कम निकले, उसको 5 डिग्री का गैसी सिम कहते हैं। गैसी सिम सेकेंड डिग्री का वैसा सिम है जिसमें कि गैस 5 डिग्री से ज़्यादा निकलता है। और थर्ड डिग्री का जो सिम होता है, गैसी सिम ऑफ थर्ड डिग्री, वो हो गया जिसमें गैस सबसे ज़्यादा निकलता है। तो अब देखते हैं कि गैस सिम ऑफ 5 डिग्री क्या है। गैस को 2 तरह से मेजर किया जाता है। एक कि गैस ज़्यादा निकल रहा है तो किस तरह से मेजर करेंगे? 2 तरह से। एक जनरल बॉडी ऑफ एयर, यानी कि खान के सामान्य वातावरण में, जो खदान है माइंस के सामान, जनरल बॉडी ऑफ एयर, ये इसका डिफिनेशन भी पीछे दिया गया है। जनरल बॉडी ऑफ एयर यानी कि खदान के सामान्य वातावरण में एक जो गैस पाया जा रहा है वो हो गया गैस का मात्रा, उससे एक डिफाइन करेंगे। और दूसरा डिफाइन किया जाता है गैस को, दूसरा मेजरमेंट कैसे किया जाता है? पहले तो जनरल बॉडी ऑफ एयर के अनुसार मेजरमेंट किया जाता है, और दूसरा है कि प्रोडक्शन के अनुसार से मेजरमेंट किया जा रहा है। प्रोडक्शन के अनुसार, मान लीजिए कि कितना कोयला प्रोड्यूस हुआ, उसके अनुसार से गैस का मेजरमेंट किया था। तो इन दोनों चीज़ों से मेजरमेंट करके सिम को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। 5 डिग्री का सिम, सेकेंड डिग्री का सिम और थर्ड डिग्री का सिम। तो चलिए अब 5 डिग्री का सिम के बारे में पढ़ेंगे। तो गैसी सिम ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या है ये देखेंगे। गैसी सिम ऑफ 5 डिग्री मीन्स ए कॉल सिम और पार्ट नेम विद इन द प्रिसिंक्ट ऑफ माइंस not being an open cast working, whether or not inflammable gas is actually detected in the general body of air at any place in its working window ground
और व्हेन परसेंटेज ऑफ द एयर इनफ्लेमेबल गैस इफ and when detected in such general body of air does not exceed 0.1 and the rate of emission of such a gas does not exceed 1 cubic meter per ton of coal produced। तो ये था डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में कितना सारा पॉइंट छिपा हुआ है ये हम एक एक करके पॉइंट को हम देखेंगे। तो देखिए, पॉइंट वाइज स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। बिना पॉइंट वाइज स्टडी करके आप जो एक पढ़ने वाला है वो इसे सर्रा पढ़ के निकल जाएगा, सरसरा के पढ़ के निकल जाएगा, लेकिन इसका एक एक पॉइंट को निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो बार बार इस बात में हम फोकस कर रहे हैं कि पॉइंट वाइज स्टडी कितना ज़रूरी है। चलिए हम एक एक पॉइंट को फिर से देखते हैं। तो गैसीय सीम ऑफ 5 डिग्री का क्या मतलब है? मीन्स द कॉल सीम और पार्ट। इसमें कॉल सीम आ सकता है, पूरा सीम आ सकता है, या उसका भाग आ सकता है। ठीक है, अगर कोई पूरा सीम को भी हम ले सकते हैं और उसका भाग भी ले सकते हैं। नेइंग विदिन द प्रिसिंक्ट ऑफ ए माइंस। तो जो किसी माइंस नेइंग विदिन द प्रिसिंक्ट ऑफ ए माइंस, जो किसी माइंस के परिसीमा के अंदर हो। माइंस के सीमा के अंदर में अगर पूरा सीम है, पूरा का पूरा सीम है, तो इसको हम पूरा सीम को कैलकुलेट करेंगे। और अगर माइंस की सीमा के अंदर पूरा सीम नहीं है, मान लीजिए कि माइंस का सीमा के अंदर अगर आधा सीम है, आधा सीम इस माइंस में है और आधा सीम दूसरा माइंस में है, तो माइंस के परिसीमा के अंदर अगर आधा सीम है, आधा ही सीम है, तो वो आधा सिम को हम देंगे। तो इसमें से कॉल सिम और पार्ट, इसीलिए ऊपर में ही फर्स्ट में लिख दिया है कि मीन्स द कॉल सिम या उसका पार्ट नेइंग विदिन द प्रिसिंक्ट ऑफ द माइंस, जो कि माइंस के बाउंड्री के अंदर हो। नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग, लेकिन ये माइंस ओपन कास्ट नहीं होना चाहिए। अगर माइंस ओपन कास्ट हो गया तो उसको गैसीय सीम नहीं माना जाता है। जितना भी माइंस अंडरग्राउंड माइंस है उसी को गैसीय सीम माना जाता है, ओपन कास्ट को गैसीय सीम नहीं माना जाता है। क्योंकि ओपन कास्ट में गैस निकलेगा। गैस मेनता है कि गैस आदमी को, जो काम कर रहा है वर्कर को, या तो प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा सकता है। ओपन कास्ट में जो गैस निकलेगा वो तो हवा में घुल के सब डिल्यूट हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा गैस का। लेकिन अंडरग्राउंड में जो गैस निकलता है, क्योंकि हवा वहाँ पर बहुत सारा कम होता है, वेंटिलेशन लिमिटेड वेंटिलेशन होता है, तो वेंटिलेशन को क्या कर सकता है, गैस पूरी तरह से अथी कर सकता है, पोल्यूट कर सकता है, और उसमें से आदमी को और जो वहाँ का जो प्रॉपर्टी है सबको क्षति पहुँचेगा। तो इसीलिए ओपन कास्ट माइंस को गैसीय सीम नहीं माना गया है, सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस को ही अंडरग्राउंड माइंस के सीम को ही गैसीय सीम माना जाता है। तो कॉल सीम और पार्ट नेइंग विदिन द प्रिसिंक्ट ऑफ माइंस नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग, जो कि एक ओपन कास्ट वर्किंग नहीं है। अब इसमें क्या है, वेदर और नॉट इन्फ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड। वेदर चाहे और नॉट इन्फ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड, चाहे उसमें गैस डिटेक्ट किया गया हो या गैस डिटेक्ट नहीं किया गया। अगर वैसा सीम है अंडरग्राउंड सीम जिसमें गैस डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो भी उसको हम गैसीय सीम ही कहेंगे, तभी वो गैसीय सीम ही है। ये याद रखिएगा। अगर गैस नहीं पाया गया है तो भी वो फर्स्ट डिग्री का गैसीय सीम में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो वेदर और नॉट इन्फ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर एट एनी प्लेस इन इट्स वर्किंग बिलो ग्राउंड। तो अंडरग्राउंड वर्किंग का जनरल बॉडी ऑफ एयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर यानी कि अंडरग्राउंड का सामान्य वातावरण में अगर गैस पाया जाता है तो भी वो गैसीय सीम है, अगर नहीं पाया जाता है गैस तो भी वो गैसीय सीम है। तो वेदर और नॉट इन्फ्लेमेबल गैस इज डिटेक्टेड, चाहे उसमें इन्फ्लेमेबल गैस पाया गया हो तो भी और नहीं पाया गया हो तो भी, नहीं पाया गया है तो भी उसको गैसीय सीम ऑफ 5 डिग्री मानेंगे। अब पाया गया हो तो फिर कितना पाया गया हो ये देखेंगे। और व्हेन द परसेंटेज ऑफ द गैस इन्फ्लेमेबल गैस इफ़ एंड व्हेन डिटेक्टेड, अगर गैस उसमें पाया गया है तो इन सच जनरल बॉडी ऑफ एयर
डज नॉट एक्सीड 0.1%। तो इसका जो परसेंटेज होगा, अगर जनरल बॉडी ऑफ एयर में अगर गैस नहीं पाया गया तो भी वो गैसीय फर्स्ट डिग्री का है। अगर उसमें पाया गया हो तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसका परसेंटेज होना चाहिए नॉट एक्सीड 0.1%। 0.1% से उसका परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसा सेम जिसका जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस नहीं पाया गया है तो भी वो 5 डिग्री का गैसीय सीम है। और अगर वैसा सेम जिसका जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस पाया गया और इसका परसेंटेज अगर नॉट एक्सेडिंग यानी कि लेस देन होना चाहिए 0.1% से। अगर 0.1% से अगर कम गैस अगर पाया गया है तो उसको गैसीय सीम और 5 डिग्री कहेंगे। तो ये हो गया जनरल बॉडी ऑफ एयर के अनुसार सिम का अथी मापा गया है कि गैस का जनरल बॉडी ऑफ एयर। अब प्रोडक्शन के अनुसार अगर गैस पाया जाता है तो कितना पाया जाता है, एक बताए थे आपको फर्स्ट में ही कि जनरल बॉडी ऑफ दो तरह से मेजरमेंट किया जाता है गैस को। एक जनरल बॉडी ऑफ एयर यानी कि खान के सामान्य वातावरण में, और दूसरा है कि प्रोडक्शन के हिसाब से। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया जनरल बॉडी ऑफ एयर को, हमने डिस्कस कर लिया कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस है तो कितना है, और नहीं है तो भी वो चलेगा, वो भी 5 डिग्री का सेम है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन के अनुसार एंड द रेट ऑफ इमिशन ऑफ द गैस डज नॉट एक्सीडिंग 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कॉल प्रोड्यूस। यानी कि रेट ऑफ इमिशन जो गैस निकलने का जो दर है, अगर गैस निकल रहा है तो गैस निकलने का जो दर है नॉट एक्सीडिंग यानी कि नहीं होना चाहिए अधिक, किससे 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कॉल प्रोड्यूस। यानी 1 क्यूबिक मीटर पर टन, 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कॉल में गैस कितना होना चाहिए। एंड द इमिशन ऑफ सच गैस डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए 1 टन ऑफ कॉल प्रोड्यूस में। यानी कि अगर 1 टन ऑफ कोयला निकाला जा रहा है तो उसमें गैस 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ प्रोडक्शन के अनुसार से 1 क्यूबिक नॉट एक्सेडिंग यानी कि लेस देन होना चाहिए, लेस देन 1 क्यूबिक मीटर गैस निकलना चाहिए 1 टन ऑफ कॉल प्रोड्यूस। तो 1 टन कोयला में 1 क्यूबिक मीटर या उससे कम गैस निकलना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग लिखा है तो इसमें समझिएगा नॉट एक्सीडिंग बहुत ही अच्छी वाला चीज़ है। नॉट एक्सीडिंग 1 क्यूबिक मीटर नॉट एक्सीडिंग यानी कि 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 क्यूबिक मीटर निकल सकता है अगर 1 टन कोयला का उत्पादन में 1 टन कोयल प्रोडक्शन में 1 टन अगर कोयला का उत्पादन हो रहा है, अगर उसमें 1 क्यूबिक मीटर गैस निकल रहा है तो भी वो 5 डिग्री का सिम माना जाएगा। और अगर 1 क्यूबिक मीटर से अगर कम निकल रहा है तो भी वो 5 डिग्री का सिम माना जाएगा। तो ये हुआ दो तरह से 2 पैरामीटर है गैस को मेजरमेंट करने का। पहला जनरल बॉडी ऑफ एयर के अनुसार हम बताएं कि अगर जनरल बॉडी ऑफ एयर के अनुसार बताएं कि उसमें वैसा सिम अंडरग्राउंड का वैसा सिम जिसमें गैस नहीं भी पाया जाता है, नॉट वेदर अगर पाया जाता है या नॉट नहीं भी पाया जा रहा है। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर के अनुसार हो गया कि अगर उसमें गैस नहीं भी पाया जा रहा है तो भी वो 5 डिग्री का सिम है, और अगर वो गैस पाया जा रहा है तो गैस कितना होना चाहिए 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए, 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो 5 डिग्री का गैसीय माइनस है। और कॉल प्रोडक्शन के हिसाब से 1 टन कोयला में 1 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस नहीं निकलना चाहिए, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस नहीं निकलना चाहिए पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, यानी 1 टन कोयला में। तो ये दो तरह से डिफिनेशन हो गया गैसीय सीम ऑफ 5 डिग्री का। इसमें कोई भी आपको अथी नहीं होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन अगर बनेगा तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन को देखते जाइएगा। तो पहले अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि गैसीय सीम ऑफ 5 डिग्री क्या होता है, अंडरग्राउंड सीम को कैलकुलेट किया जाता है या ओपन कास्ट माइंस हो सकता है, तो ये अंडरग्राउंड माइंस ही होगा, ओपन कास्ट माइंस नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर उसमें गैस नहीं पाया जा रहा है तो क्या वो किस तरह का सिम है, नहीं पाया जा रहा है तो भी वो गैसीय सीम ऑफ 5 डिग्री का सिम है।
तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर उसमें गैस का जो परसेंटेज जो पाया जा रहा है जनरल बॉडी ऑफ एयर में जो गैस पाया जा रहा है वो 1% से अधिक 0.1% से अधिक नहीं है, 0.1% से अगर कम है या 0.1% है या उससे कम है तो भी वो गैसीसिमम 5 डिग्री है। तो कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, वो अगर दे देगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 तो आप 0.1 में मारिएगा। ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दे देगा कि प्रोडक्शन के हिसाब से 1 टन कोयले में कितना गैस निकलेगा, तो वो 5 डिग्री सिम होगा, यानी कि 5 डिग्री सिम में 1 टन कोयले में कितना गैस निकलना चाहिए, तो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं निकलना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर से नॉट एक्सीडिंग, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये था 5 डिग्री सिम का डेफिनेशन। अब हम चलेंगे 5 डिग्री सिम का डेफिनेशन को समझाने में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारा नया नया टर्म है जो आपको समझने में, सेकंड डिग्री में अब सारा समझा हुआ टर्म है, अब खाली इसका डाटा अलग अलग है। देखिएगा सेकंड डिग्री सिम क्या है, तो देखते हैं गैसी सिम ऑफ सेकेंड डिग्री का गैसी सिम क्या है। तो गैसी सिम ऑफ सेकेंड डिग्री मीन्स ए कॉल सिम और पार्ट thereof laying within the precinct of a mines not being an open cast working in which the percentage of inflammable gas in general body of air at any place of the working of the seam is more than 0.1% and the rate of emission of inflammable gas per ton of the coal produced exceeding 1 क्यूबिक मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 10 क्यूबिक मीटर। देखिए ये उसका डिफिनेशन था। अब जल्दी से इसका हम डाटा समझ लेते हैं कि क्या इसका डाटा कर रहा है। तो गैसी सिम ऑफ सेकेंड डिग्री का मीन्स हो गया कि कॉल सिम पूरा का पूरा सिम या उसका कोई भाग, कॉल सिम या पार्ट नेइंग विदिन द प्रिसिंक्ट ऑफ द माइन, ये पहले भी समझ रहे थे कि वो माइंस का बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, पूरा का पूरा कॉल सिम है तो उसको ले लेंगे, अगर कोई उसका पार्ट ही है माइंस का बाउंड्री के अंदर तो सिर्फ पार्ट को लेंगे। तो कॉल सिम या उसका पार्ट जो माइंस की परिसीमा के अंदर हो। तीसरा पॉइंट है कि ओपन कास्ट वो नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग ओपन कास्ट नहीं होना चाहिए। इन विच द परसेंटेज ऑफ इम्फ्लेमेबल गैस in which the percentage of inflammable gas in general body of air at any place in the working of the seam is more than 0.1%। अब देखिए जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना गैस होना चाहिए, सेकेंड डिग्री का कॉल सिम है तो जनरल बॉडी ऑफ एयर इसमें जो गैस होना चाहिए वो मोर देन लेस देन जब 0.1% था तो ये था 5 डिग्री का सिम था। अब सेकेंड डिग्री का सिम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, मोर देन 0.1% गैस होना चाहिए जनरल बॉडी ऑफ एयर, यानी कि एक ही पैरा में एक ही नंबर को रखा गया है, एक नंबर यानी 0.1% इसी को नंबर को रखा गया है। तो इसी नंबर से दोनों सिम को डिफाइन हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अगर 0.1% है जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस या उससे अगर कम है, जनरल 0.1% या उससे अगर कम है तो वो हो गया 5 डिग्री का सिम। अगर जनरल 0.1% से अगर अधिक है, 0.1 रहेगा तो वो तो 5 डिग्री हो जाएगा, 0.1% से अगर अधिक गैस पाया गया तो वो सेकेंड डिग्री का सिम बन जाएगा। तो एक ही नंबर से दोनों डिग्री का डिफाइन हो जाएगा 0.1। जनरल बॉडी ऑफ एयर के लिए याद रखिएगा क्या नंबर है, जनरल बॉडी ऑफ एयर के लिए एक ही नंबर है 0.1%। अगर 0.1% या उससे कम रहा तो वो फर्स्ट डिग्री, या 0.1% या उससे अगर अधिक रहा तो वो सेकेंड डिग्री। तो ये है जनरल बॉडी ऑफ एयर के अनुसार सिम। आप देखते हैं कि प्रोडक्शन के अनुसार सेकेंड डिग्री सिम क्या है। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर के अनुसार मोर देन 0.1% होना चाहिए। जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना गैस होना चाहिए, मोर देन 0.1% गैस होना चाहिए। अब प्रोडक्शन के अनुसार रेट ऑफ इमिशन ऑफ इम्फ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, एक टन कोयले के उत्पादन में जो गैस होना चाहिए एक प्रोड्यूस एक्सीडिंग द 1 क्यूबिक मीटर बट नॉट एक्सीडिंग द 10 क्यूबिक मीटर। अब देखिए, एक टन कोयले
पर टन, 1 टन कोयला अगर निकल रहा है तो उसमें जो गैस का परसेंटेज कितना मात्रा में निकलना चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर से अधिक, 1 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस निकलना चाहिए, लेकिन 10 क्यूबिक मीटर से कम गैस निकलना चाहिए, ये है। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस होना चाहिए और 10 क्यूबिक मीटर से कम गैस होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड डिग्री सिम का डिफिनीसन और इसका पूरा पॉइंट। अगर 1 क्यूबिक मीटर पर टन गैस से अगर कम निकलता है तो उसको कहते थे 5 डिग्री का सिम, लेकिन सेकेंड डिग्री का सिम में 1 क्यूबिक मीटर से अधिक होना चाहिए पर टन कोयले का उत्पादन में, 1 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस निकलना चाहिए और 10 क्यूबिक मीटर से कम गैस निकलना चाहिए। तो ये था प्रति टन कोयले के उत्पादन के अनुसार गैस की मात्रा। ये था सेकेंड डिग्री का सिम। अब हम देखते हैं कि थर्ड डिग्री का सिम क्या है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपको कोई इसमें से कुछ अथी नहीं होती होगी, कोई दिक्कत नहीं होता होगा समझने के लिए। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो पाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको फिर से समझना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो या एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे जिसमें कि हम इसके बारे में बताएंगे। तो हमने पढ़ा गैसी सिम ऑफ 5 डिग्री के बारे में, गैसी सिम ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में। देखिए गैसी सिम 5 डिग्री सेकेंड डिग्री को समझने का एकदम आसान शॉर्टकट तरीका है, कुछ हार्ड नहीं है। लगता है बहुत बड़ा चीज़ है, कुछ नहीं है। पहली बात है कि एक ऐसा सिम जिसमें गैस नहीं पाया गया हो वो भी गैसी सिम ऑफ 5 डिग्री है। अगर गैस पाया गया, ये जनरल बॉडी ऑफ एयर के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल बॉडी ऑफ एयर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर गैस नहीं भी पाया गया हो सामान्य वातावरण में, खदान के सामान्य वातावरण में, तो भी वो गैसी सिम ऑफ 5 डिग्री है, 5 डिग्री का सिम है। अगर गैस पाया गया हो तो उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग, यानी कि लेस देन होना चाहिए 0.1% से। ये हो गया 5 डिग्री के लिए। और कोयले का प्रोडक्शन के अनुसार अगर गैस कैलकुलेट करना है तो 1 टन कोयले के उत्पादन में 1 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस नहीं निकलना चाहिए। ये तो 5 डिग्री सेकेंड डिग्री के लिए, ये तो है ही नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड डिग्री में तो नहीं का तो बात ही नहीं है, उसमें गैस निकलेगा ही। और गैस कितना निकलेगा? वो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% या उससे अधिक गैस निकलेगा, इससे अधिक गैस निकलेगा। और जनरल बॉडी ऑफ एयर खान के सामान्य वातावरण में। और प्रोडक्शन के अनुसार गैस 1 क्यूबिक मीटर से अधिक होगा और 10 क्यूबिक मीटर से कम होगा, यानी 1 और 10 के बीच लाइज करेगा। तो आप पढ़ेंगे गैसी सिम ऑफ 3rd डिग्री के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे गैसी सिम ऑफ 3rd डिग्री के बारे में, यानी कि 3rd डिग्री की गैसी सिम क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं गैसी सिम ऑफ 3rd डिग्री क्या होता है। गैसी सिम ऑफ 3rd डिग्री की गैसी सिम क्या होता है? मीन्स ए सिम और द पार्ट नेइंग विदिन द प्रिसिंक्ट ऑफ ए माइंस। अब ये सब जानने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दो में हम लोग को याद हो गया कि कोई भी सिम या उसका भाग जो माइंस बाउंड्री के अंदर हो। नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग, जो कि ओपन कास्ट वर्किंग ना हो। इन विच द रेट ऑफ द इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस एक्सीडिंग द 10 क्यूबिक मीटर। इसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर के बारे में नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ बताया गया है कि प्रोडक्शन के अनुसार गैस निकलने के बारे में बताया गया है। ये देखेंगे बहुत ही छोटा इसका डिफिनेशन कर दिया है और बहुत ही छोटा डिफिनेशन है। तो ऐसा वर्किंग जिसमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस एक्सीडिंग द 10 क्यूबिक मीटर। अगर 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, 1 टन कोयले के उत्पादन में अगर गैस 10 क्यूबिक मीटर से अधिक निकल रहा है, अगर गैस 10 क्यूबिक मीटर से अधिक निकल रहा है, अगर 10 तक निकल रहा है था तो वो सेकेंड डिग्री में आता है। सेकेंड डिग्री में 1 से लेकर 1 क्यूबिक मीटर से 10 क्यूबिक मीटर तक आता है, जिसमें 10 भी इंक्लूड था, 10 सेकेंड में ही इंक्लूड था। अगर 10 क्यूबिक मीटर तक अगर गैस निकल रहा है तो वो सेकेंड डिग्री ही सिम है। लेकिन अगर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक हो गया, 10.1 भी हो गया क्यूबिक मीटर हो गया, तो ये 3rd डिग्री का सिम बन गया। तो जी हाँ, तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर गैस 3rd डिग्री सिम में जो गैस है 1 टन कोयले के उत्पादन में 1 टन ऑफ कोल प्रोड्यूस,
1 टन 1 टन कोयले के उत्पादन में गैस कितना होना चाहिए? 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट से अधिक निकलना चाहिए। ठीक है, अगर 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, अगर 10 क्यूबिक मीटर एक्सीडिंग द 10 क्यूबिक मीटर, तो अगर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस निकल रहा है 1 टन कोयले के उत्पादन में, तो उसको 3rd डिग्री का गैसीय कहेंगे। तो ये हो गया 3rd डिग्री का गैसीय का डिफिनेशन। अब हम जनरल बॉडी ऑफ एयर उस समय से कर रहे हैं। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर है क्या, ये हम देख लेंगे कि जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या है। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या है ये देखेंगे। जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स द जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ द कॉल सीम। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर का मतलब हो गया कि जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ कॉल सीम का सामान्य वातावरण, जनरल एटमॉस्फेयर यानी कि सामान्य वातावरण किसी कॉल सीम का, किसी भी कोयले खान का सामान्य वातावरण है, उसको जनरल बॉडी ऑफ एयर कहेंगे। लेकिन एंड इंक्लूड, और इसमें क्या है, इंक्लूड क्या है, एटमॉस्फेयर इन द रूफ कैविटी, अंडरग्राउंड माइंस के बारे में बात कर रहा है, बार बार कर रहे हैं। तो जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ कॉल सीम एंड इंक्लूड द एटमॉस्फेयर ऑफ रूफ कैविटी अगर रूफ में मान लीजिए कि कहीं पर कैविटी है यानी कहीं गड्ढा है, तो उसमें जो गैस अगर भरा हुआ है तो उसको भी जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंक्लूड किया जाएगा। तो रूफ कैविटी का भी एटमॉस्फेयर को जनरल बॉडी ऑफ एयर माना जाता है। अब इसके बाद क्या है वो देखेंगे। इसके बाद है कि बट डज नॉट इंक्लूड द जनरल एटमॉस्फेयर इन द सील ऑफ एरिया और इन एनी बोर होल ड्रेनेड इन द कॉल और इन द एडजेसेंट स्ट्राटा। तो लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ सील ऑफ एरिया। अगर किसी माइंस का सील ऑफ एरिया, मान लीजिए ये माइंस बंद है, इसका वो माइंस को सील कर दिया गया, इधर माइंस को बंद कर दिया गया, तो इस बंद पड़े सेक्शन का जो एटमॉस्फेयर है वो जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंक्लूड नहीं है। तो ये पहला ये इंक्लूड नहीं है। और दूसरा बोर होल, अगर मान लीजिए फेस में या तो फिर फेस में या रूफ में अगर हॉल को ड्रिल किया जा रहा है, तो इस हॉल के अंदर का जो वातावरण है यानी इसके हॉल के अंदर जो हवा है, और अगर रूफ में अगर हॉल किया जा रहा है तो रूफ में जो इस हॉल के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो दो चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है जनरल एटमॉस्फेयर में। पहला क्या नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, सील ऑफ एरिया का एटमॉस्फेयर, सील ऑफ एरिया का, और एनी बोर होल, और जो बोर होल है ड्रेनेड इन द कॉल और इन एडजेसेंट स्ट्राटा, चाहे वो कोयला हो या उसका बगल का स्ट्राटा में हो, कोई भी स्ट्राटा सेन पत्थर हो, सैंड स्टोन हो, ये सब में भी अगर ड्रेन किया जा रहा है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर में जनरल बॉडी ऑफ एयर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या है, जनरल बॉडी ऑफ एयर है जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ कोल सीम। ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए ये टॉपिक है, ये ओपन कास्ट माइंस में ये इसका यूज़ नहीं होगा। ये जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ कोल सीम, कोयले का सीम का सामान्य वातावरण को जनरल बॉडी ऑफ एयर कहेंगे। और इसमें इंक्लूड है एटमॉस्फेयर ऑफ रूफ कैविटी यानी कि रूफ में जो कैविटी है, रूफ में जो अगर गड्ढा उड्ढा है तो उसका जो एटमॉस्फेयर है उसको इंक्लूड करता है जनरल बॉडी ऑफ एयर अपने में। लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, जैसा कि बता चुके हैं, उसमें इंक्लूड नहीं करता है कि अगर कोई सेक्शन बंद है और उसको सील ऑफ किया गया है, बंद किया गया, तो उसको इंक्लूड नहीं है जनरल बॉडी ऑफ एयर में। या तो फिर कोई बोर होल किया गया है, ब्लास्टिंग के लिए बोर होल किया गया है, सपोर्ट के लिए किया गया है, या तो फिर वाटर को चेक करने के लिए, पानी को चेक करने के लिए बोर होल किया गया है, तो ये सब जो हॉल का जो एटमॉस्फेयर है उसको जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये दो चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया। अब आगे का वीडियो हम देखेंगे कि गोफ क्या होता है। देखिए पॉइंट टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है और थोड़ा सा
समय लग रहा है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा तो फिर आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो वीडियो पर बने रहें, और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।